नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करेंगे। कम छात्र वाले स्कूलों का होगा अब विलय। खाली विद्यालय में चलेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। जल्द शिक्षा बजट बढ़कर पहुंचा 1,13,000 करोड़। सरकारी स्कूलों में आप बता दें नामांकन पहुंचा है 1,90,00,000। ड्रॉप आउट घटा है। वही ऑपरेशन कायाकल्प से बदली है शिक्षा। एक बार आपको फिर से बता दें, कम छात्र वाले स्कूलों का अब होगा विलय। खाली विद्यालय में चलेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। जल्द शिक्षा बजट जो है बढ़कर पहुंच गया है 1,13,000 करोड़। सरकारी स्कूलों में नामांकन पहुंचा है 1,90,00,000। ड्रॉप आउट घटा है। ऑपरेशन कायाकल्प से बदली है शिक्षा व्यवस्था। कम प्री प्राइमरी कक्षाएं। जल्द शिक्षा बजट बढ़कर पहुंचा है 1,13,000 करोड़। सरकारी स्कूलों में नामांकन पहुंच गया है 1,90,00,000। ड्रॉप आउट घटा है। वही ऑपरेशन कायाकल्प से बदली है शिक्षा व्यवस्था। दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखी है। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करना है। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। गोरखपुर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान श्री राम के आदर्शों का स्मरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम का जीवन मर्यादा, सेवा, कर्तव्य पालन की प्रेरणा है। उन्होंने प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। पूर्णाहुति के कार्यक्रम में संतों और धर्मचारियों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजन के दौरान भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के पर्व और त्योहारों को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि ये पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ने आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको प्रदान किया। क्योंकि भारत के वैदिक परंपरा को पौराणिक परंपरा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं।
कृष्ण द्वैपायन व्यास आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर
लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास यह एक धरोहर है, ज्ञान की वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, हमारी ऋषि मुनियों की है। अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी एक विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित ही करती हैं और हम सबको उन आयोजनों के साथ बिना भेदभाव के साथ जुड़ करके उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती हैं जिसने भारत को भारत बनाया। यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां
प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है। जिलों में उर्वरक की आपूर्ति, स्टॉक और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और पारदर्शी तरीके से उर्वरक वितरण सुनिश्चित की जाए। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। खरीफ 2026 के आच्छादन का समय पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में खरीफ, रबी और उसके बाद जायद की फसल होती है। इस समय आज मैं आपके बीच में खरीफ की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि हम लोगों ने इस साल आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा था और लगभग 107 लाख हेक्टेयर में हमारी पूर्ति हो रही है, जो 95% के करीब है। गत वर्ष 103 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 100 लाख के करीब हम पहुंच पाए थे। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों को समय से बीज, खाद और पानी मुहैया करने का संकल्प लेकर के काम किया। हम अवगत हैं कि यह साल सुपर एल नीनो का साल भी है और आशंका ये रही है कि उत्तर प्रदेश में औसतन बारिश गत वर्षों की तुलना में औसत जो वर्षा होती है उससे 15% करीब नीचे रहेगी। और इसलिए कृषि विभाग शुरू से ही जागरूक होकर के बीज उपलब्धता और फर्टिलाइजर की और सिंचाई विभाग ने पानी उपलब्ध करा करके किसानों को इस कठिनाइयों के बावजूद भी जो लक्ष्य था उसके करीब उसको हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और इस समय जो हमारी बीजों की उपलब्धता रही है 50% अनुदान पर हम लोगों ने इस साल खरीफ सीजन में 1,73,641 कुंटल बीज का विभिन्न क्रॉप का हमने उसमें वितरण किया, जिसमें इस वर्ष दलहन और मूंगफली, सोयाबीन और तिल की खेती को भी विस्तार दिया गया है। और इस दृष्टि से जो निःशुल्क मिनी किट भी हम लोगों ने, जहां 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराए, वहीं पर निःशुल्क बीज मिनी किट भी उपलब्ध कराया। दलहन का 9,893 कुंटल निःशुल्क मिनी किट 2,02,522 किसानों के बीच में वितरित की गई। इसी प्रकार तिलहन की 2,926 कुंटल बीज। योगी सरकार अब अधिवक्ताओं को बेहतर इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि प्रदेश के वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार काम करेगी। इसके लिए बार एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। वहीं सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं, योगी सरकार के अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर वकीलों के हितों में कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिवक्ता समाज को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे देश विरोधी षड्यंत्रों से सतर्क रहने का संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समाज के हितों को प्राथमिकता देते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भरोसा दिलाया है। गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए
सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। साथ ही अधिवक्ता भवन और चैम्बर निर्माण के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के इन फैसलों से अधिवक्ता वर्ग के सकारात्मक संदेश गया है। भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष प्राप्त हो पाएगी। जो हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी यहां पे कह रहे थे कैशलेस सुविधा, यही कैशलेस की सुविधा है जो भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम आज यहां पे डबल इंजन की ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कोई सोचता था, कोई सोच ही नहीं सकता था। 12 करोड़ घरों में एक शौचालय बन गए। कोई सोचता था 4 करोड़ लोगों के अपने घर बन जाएं। कोई सोचता था 45 करोड़ लोगों के घर में जनधन के अकाउंट खुल जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी षड्यंत्रों और समाज में विभाजन पैदा करने वाली कोशिशों से सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिवक्ता समाज न्याय और लोकतंत्र की मजबूती से अहम भूमिका निभाती है। योगी सरकार लगातार पारदर्शी व्यवस्था और जनहितकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदम सरकार की संवेदनशील सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मैंने पूछा वे कहां चलते हैं इनके कोर्ट? बगल के जनपद में। अरे भाई न्यायिक अधिकारी कैसे बैठते हैं, अधिवक्ता कहां रहते हैं? कहा भगवान भरोसे। हमने तत्काल 3000 करोड़ रुपए मैंने एक साथ स्वीकृत किया। मैंने कहा एक साथ बनाना और याद करना, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। एक छत के नीचे सभी न्यायालय बने, जितने ट्रिब्यूनल बनने वे भी उसी छत के नीचे आए। एक जगह सब होने चाहिए और उस कैंपस में कम से कम 25 से 30 एकड़ क्षेत्रफल में हो। वहीं पे न्यायिक अधिकारियों के आवासीय सुविधा भी हो, स्पोर्ट्स की सुविधा भी हो, कैंटीन भी हो, अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बने और वहां पर पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदली है। कभी अपराध और पलायन के लिए चर्चा में रहने वाला प्रदेश आज विकास और निवेश के लिए पहचाना जा रहा है। सीएम ने बताया है कि राज्य में नए उद्योग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पहले अवैध हथियारों की चर्चा होती थी, वहीं अब आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र के नए निर्माण हो रहे हैं। योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है और विकास की गति तेज हुई है। पहले क्या था? 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 फॉरेंसिक लैब थे। उनमें पेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी एविडेंस वहां कलेक्ट करके रखा जाता था, कई वर्ष लगते थे उसके रिजल्ट आने में। तब तक सारे जितने भी सैंपल होते थे वे नष्ट हो चुके होते थे और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती थी। आज हम लोगों ने 12 फॉरेंसिक लैब तो स्थापित कर दिए हैं, 6 पे हमारा काम चल रहा है। पहली बार यूपी के अंदर हम लोगों ने स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी, स्थापना भी लखनऊ में कराया है और हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और इन सब में ट्रेन्ड मैन पावर हमने उपलब्ध करवाया है। योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर जाहिर की है। कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रस्ताव हो या अधिवक्ता कल्याण निधि में बढ़ोतरी, सरकार का फोकस न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिवक्ताओं को सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप को भी सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।